A very good morning, good afternoon, good evening guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. आज मैं आपको टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा जो हमारा पैसिव वॉइस का है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में टेंसेस पढ़े थे एक्टिव वॉइस के, आज हम वही पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने और पिछले टेंसेस में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, उनकी आइडेंटिफिकेशंस पढ़ी थी, वो सारी की सारी डेफिनेशंस उनके हिसाब से थी। लेकिन ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जिसका अपना रूल अलग है, जिसकी अपनी डेफिनेशन अलग है। आइए गाइस, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम पढ़ क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस। ये मैंने आपको समझा दिया था कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये गाइस हमारा हेडिंग था। इसके साथ साथ पैसिव वॉइस का हमने हेडिंग डाला, इसके साथ साथ ही हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेडिंग डाला। अब हम इसी का पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? पहचान मतलब होता है। यानी कि हमें पता करना है ये जो हमारे टेंस हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस भी होता है, पैसिव वॉइस भी होता है। इसी टेंस में हमारा एक्शन भी होता है, नॉन एक्शन भी होता है। तब हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। और पैसिव वॉइस में इसी पैसिव वॉइस के प्रेजेंट के हम कंटीन्यूअस भाग को पढ़ रहे हैं। देखिए गाइस, ये जो हमारा टेंस है ये तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट के भी अपने चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन हम इस टेंस के प्रेजेंट के दूसरे भाग को पढ़ रहे हैं, कंटीन्यूअस। इसका पहला भाग क्या था? इसका पहला भाग था इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। अब देखिए गाइस, पैसिव वॉइस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी अपनी एक पहचान है, क्योंकि हम इंडियन हैं और हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश सिर्फ 5 से 10% लोग बोलना जानते हैं। इसलिए हमको इंग्लिश को सीखना पड़ता है। जैसे हमें हिंदी सीखनी नहीं पड़ती, इंग्लिश को हम सीखते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इसकी हम आइडेंटिफिकेशन हिंदी में जानेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा। इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, का एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये इसका आइडेंटिफिकेशन था गाइस। एक एग्जांपल देख लेंगे। इसका एग्जांपल है, वह खाना खा रहा है। ये गाइस हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। इसको लिखाने का मकसद सिर्फ इसलिए है ताकि एक्टिव से और पैसिव से आपको डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों में क्या फर्क है। यह हमने एग्जांपल लिया, वह खाना खा रहा है। यहां पर खाना खाने का काम वह डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि जब कोई काम करता या सब्जेक्ट खुद करता है, एक्शन खुद लेता है, तब वो सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में बनाए जाते हैं। और जब ये सब्जेक्ट और कर्ता काम खुद नहीं करता, किसी के द्वारा किया जाता है, वो सारे एक्शन हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बनाते हैं। अब हम लेंगे पैसिव वॉइस का यही सेम एग्जांपल। मैंने कहा वह खाना खा रहा है, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस था। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ये पॉइंट एक नोटेड पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इससे पहले मैंने आपको तीन कंटीन्यूअस बताए थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है। पता क्या चला? 4 टेंस हमारे ऐसे हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स थे जिन्होंने हमें पढ़ाया,
वो इसका रूल ही नहीं बना पाए कि किस रूल से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाएं। तो नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 4 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है गाइस, पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब वही एग्जांपल हमारा यहां पर है, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड, ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। अब देखिए गाइस, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? वह, ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ईट यहां पर मेन वर्ब है, द फूड यहां पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अभी मैंने पॉइंट में बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसी का हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, वह खाना खा रहा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है। अब देखिए गाइस, ये हमने एग्जांपल लिखा, ये किसका एग्जांपल है? पैसिव वॉइस का। लेकिन इस पैसिव वॉइस में जब हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था उसमें साफ साफ बताया गया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा एक वाक्य है, डेफिनेशन में हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने यही बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि कंटिन्यू, जारी रहने का मतलब होता है कोई काम लगातार हो रहा है, क्रिया का जारी रहना पाया जाता है और एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ये था गाइस हमारा इसका आइडेंटिफिकेशन। अब आपको पता चल ही जाएगा, अगर हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखें और इसका आइडेंटिफिकेशन देखें, दोनों में फर्क हमें नजर आना चाहिए। एक्टिव वॉइस का क्या आइडेंटिफिकेशन है और पैसिव वॉइस का क्या आइडेंटिफिकेशन है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें जिंदगी में जो भी करना है ना, पहले उसको समझना होगा कि वो है क्या, उससे सवाल पूछना होगा कि वो है क्या। जब हमें उसका जवाब मिल जाएगा तब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब मैंने कहा था जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होगा और उसी सब्जेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए हमारा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था ही इज ईटिंग द फूड, यहां पर द फूड ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तब फूड यहां पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में जाकर। अब खाना यहां पर सब्जेक्ट है, लेकिन किसके द्वारा खाया जा रहा? उसके द्वारा, उसका यहां पर इंडक्टिव काम कर रहा है। अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस ये रूल होता है। ये रूल किस चीज का है? ये रूल पैसिव वॉइस का है। लेकिन सारे सेंटेंसेस में और सारे टेंसेस में सबके अपने अलग अलग रूल होते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका अपना एक फिक्स रूल है जिसको मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए गाइस ये रूल है। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे हिंदी के सारे सेंटेंसेस चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हैं आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, इजीली आपको आसानी हो जाएगी। अब यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा इज है, हमारे यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग क्यों आया गाइस? क्योंकि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने बताया था जब जब सेंटेंस में कंटीन्यूअस फॉर्म आएगी तब तब एक्शन वर्ब की बी4 फॉर्म आएगी। बी4 का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। अब अभी एक पॉइंट में बताया गया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अगर खाली थर्ड फॉर्म ही आएगी फिर तो कॉन्टिन्यूअस का रूल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा अपने साथ आईएनजी वाली फॉर्म लेता है। इसलिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने सोचा होगा कि क्यों ना यहां पर बीइंग जोड़ दिया जाए। एक्सपर्ट टीचर्स ने सोचा होगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस के रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तब आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। इसलिए उन्होंने यहां पर इस रूल की कमी को पूरा करने के लिए
बीइंग जोड़ दिया। अब देखिए गाइस तो क्या बोलते हैं, द फूड प्लस, अब रूल कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे आने वाली वो भी सिंगुलर लेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा आगे आने वाली वो भी प्लूरल लेगा। ये क्या था गाइस, हमारा ये सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट था, जिस अग्रीमेंट में ये तय हुआ था यदि काम को करने वाला सिंगुलर है तो आगे आने वाली वो भी सिंगुलर लेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। यदि काम को करने वाला प्लूरल है तो आगे आने वाली वो भी प्लूरल ही लेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अब यहाँ पर खाना तो सिंगुलर है, तभी अपने साथ कौन सी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। आगे रूल में बताया गया है कि ये जो इज है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, और ये जो एम है ये आई के साथ आता है, और ये जो आर है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। अब गाइस यहाँ पर इज यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब यहाँ पर फूड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे, रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, रूल के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट ले लिया द फूड। अब रूल कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट को हमें देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, लेकिन सब्जेक्ट बोल रहा है कि सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर के स्थान पर क्या लगा देंगे, इज प्लस, रूल कह रहा है कि अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस है तब बीइंग आएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, बीइंग, ही इज बीइंग। यहां तक हमने बना लिया। अब देखिए गाइस रूल आगे कह रहा है कि बी3 चाहिए। बी3 क्या होती है, बी3 एक मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब एक एक्शन वर्ब होती है। और एक्शन क्या होता है, एक्शन वो होता है जिससे किसी कार्य को किया जाता है, जैसे आना जाना खाना पीना उठना, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं अपनी पोजीशन को। अब ये यहाँ पर बी3 है। अब ये रूल कह रहा है कि हमको बी3 चाहिए। अब वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं गाइस, 5 फॉर्म्स होती हैं, V1 V2 V3 V4 V5। अब यहाँ पर खाना खाने की जो फॉर्म होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है। और एक पॉइंट नोट करना, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। मैं आपको पॉइंट नोटिस कराता चलूं, जब हम किसी भी नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे वो सिंगुलर होगा। जैसे ईट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल है, एस लगा देंगे सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी ईट्स। इसलिए मेन वर्ब की हमेशा 5 फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, लेकिन रूल कह रहा है कि मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। अब गाइस ही द फूड इज बीइंग ईटन प्लस रूल आगे कह रहा है अगर बाय की जरूरत है तब आप बाय लेंगे, और बाय की जरूरत नहीं है ये कभी कभी छुपा हुआ भी होता है, इसका भी अभी एग्जांपल दूंगा। अगर बाय की जरूरत है तब आप बाय लेंगे, और बाय की जरूरत नहीं है तब आप बाय नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, द फूड इज बीइंग ईटन बाय। अब देखिए गाइस यहां पर वह खाना खा रहा है, वह था। अब वह के लिए इंग्लिश में क्या आता है, ही। अगर लड़का है तो ही आएगा, अगर लड़की है तब शी आएगा। लेकिन मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि अगर सब्जेक्ट उठ करके पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तब वो अपना रूप बदल देता है। वो रूप क्यों बदल देता है गाइस, जब हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े थे, पर्सनल प्रोनाउंस में केसेस थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो हमारे प्रोनाउंस थे ना, ये पोजीशन चेंज होने की वजह से बने थे। अब जब हमारा सब्जेक्ट के स्थान का ही उठ करके, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, डिटेल में मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में भी लड़के के लिए यूज होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस का है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये अपना रूप बदल देगा, ये ही से हिम बन जाएगा। पता चला गाइस, ये हिम कहां से बनता है, ये हिम पर्सनल प्रोनाउन से बनता है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सब्जेक्टिव केस में ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाता है। अब ये पूरा सेंटेंस बना, द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है। अब देखिए गाइस, मैंने भी एक बात कही थी कि ये जो बाय है ना, ये जो बाय है ये छुपा हुआ भी रह सकता है। आइए गाइस इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। खाना खाया जा रहा है, लेकिन यहां ये नहीं पता चल रहा कि खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है। अब द्वारा तो छुप ही गया, कोई तो खा रहा होगा ना। अब यहां पर बी की कंडीशन नहीं है, तब आप डायरेक्ट बना देंगे द फूड इज बीइंग
ईटन, सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसका सब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो है नहीं गाइस। जैसे मैंने कहा पत्र लिखा जा रहा है। अब यहां पर पत्र लिखा जा रहा है, कोई तो लिख रहा होगा ना, कोई तो एक्शन को कर रहा होगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट खुद नहीं करता। अब कह रहा है कि पत्र लिखा जा रहा होगा, पत्र लिखा जा रहा है, द लेटर इज बीइंग रिटन। अब देखिए गाइस, यहां पर पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन वो इंसान छुपा हुआ है जो इसको लिख रहा है। माना ये पत्र लिखा जा रहा है राम के द्वारा। अब ये द्वारा शब्द राम खोल दिया गया, कुछ नहीं करना। द लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, सिर्फ हमें इतना जोड़ना होता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में एक ही बात का याद रखना है। जब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट रिसीवर का काम करता है, और एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट डूअर की तरह काम करते हैं। इससे पता चलता है कि यदि सब्जेक्ट किसी एक्शन को खुद कर रहा है, डूअर है, तब वो एक्टिव वॉइस होगा। और यदि सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं कर रहा, रिसीवर के रूप में काम कर रहा है, तब वो पैसिव वॉइस होगा। ये था गाइस हमारा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन एग्जांपल के साथ। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। उनके भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं 4, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन आज हम ये कंटीन्यूअस भाग पढ़ रहे हैं। अब इसके भी अपने 4 भाग होते हैं, मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया था, जो हमें रूल्स देंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में भी हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको 2 भागों में बांट दिया है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। आइए गाइस, हम बिना देरी किए हुए आइडेंटिफिकेशन के तुरंत बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट का, कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव भाग। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। आइए गाइस, उसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अभी हमने आइडेंटिफिकेशन को सिर्फ समझा था, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है, आप 10 से 5 मिनट उस चीज को समझने में दे दीजिए। अगर आपको बस चलानी है, मैं आपको पूरा दिन बताऊं कि बस के अंदर 4 गियर होते हैं, एक रियर गियर होते हैं, ऐसे चलती है और वैसे चलती है, आपको एक्सेलरेट तब करना है और तब नहीं करना, आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया। लेकिन जब तक आप चलाकर नहीं देखेंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए मैंने बस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल आपको समझाकर दिखाया था। असली खेल अब शुरू होता है फॉर्मूलाज के साथ। अब देखिए गाइस, इसी टेंस का हम पहला भाग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव। ये हमको क्या देगा? रूल देगा। यानी कि अफर्मेटिव का कोई भी सेंटेंस होगा, उसको बनाने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जो गाइस मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में काम को करने वाले का नाम दिया होगा, वो खुला हुआ होगा, तब आप बाय के साथ जोड़ेंगे। और अगर नाम खुला हुआ नहीं है, तब आप बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए गाइस, ये हमारा फॉर्मूला था। यहां पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूले में, यदि सब्जेक्ट काम को करने वाला सिंगुलर है, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। अगर काम को करने वाला आई है, उसके साथ एम आएगा। काम को करने वाला सब्जेक्ट प्लुरल है, उसके साथ आर आएगा। ये था गाइस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल। अब वही हम एक हिंदी का एग्जांपल लेंगे। एक हमने एग्जांपल लिया, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है। सिंपल सा बना दो। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द फूड। रूल के अकॉर्डिंग इज द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। अब देखिए गाइज, हमें यहां पे हिम में कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहां पर लड़की है, काम खाने को खाने वाली लड़की है, उसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा? हर। लड़का है तब क्या आ गया? हिम। अब देखिए, यहां पर हमने जो हमारा इज है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आया है। अब हम आर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा हमें
पढ़ाया जा रहा है उनके द्वारा। ये हमारा एग्जाम्पल है गाइज। अब हमें के लिए इंग्लिश में क्या आता है? वी, और बी प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? आर। वी आर बीइंग टोट बाय देम, हमें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले हमारे कई सारे टीचर्स हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा दे आता है, और दे का पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है, इसलिए यहां पर देम आ गया गाइज। आइए गाइज एक एग्जांपल आई का ले लेंगे। मैंने कहा मुझे पढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर हमने आई ले लिया। अभी रूल ने बताया था एम जो बना है ना हेल्पिंग वर्ब, वो सिर्फ आई के लिए बना है, राइट। अब आई हम मुझे के लिए क्या लेंगे? आई। हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम बीइंग टोट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैंने यहां यह बात नहीं खोली कि मुझे किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? अगर मैं उस नाम को खोल देता तब बाय लगा करके यहां आगे जोड़ देती, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। पढ़ाने का काम तो कोई दूसरा कर रहा है ना, मैं तो रिसीव कर रहा हूं पढ़ाई। अब देखिए मैंने भी कहा था ये यहां पर सब्जेक्ट है, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का पार्ट, ये यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कोई इंसान मुझे पढ़ाएगा तो उसके पढ़ाए हुए को मैं रिसीव करूंगा ना, तो जब जब सब्जेक्ट रिसीवर का काम करेगा तब तब पैसिव वॉइस होगी। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर का काम कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। ये था गाइस हमारा अफर्मेटिव रूल, किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी का दूसरा भाई पढ़ेंगे नेगेटिव। दूसरे नंबर पे हमको क्या पढ़ना है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हाँ में काम किया जाता है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में ना में काम किया जाता है। कैसे? खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, सकारात्मक है। अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, सिर्फ नहीं का फर्क आ जाएगा। और जब जब भी सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। लेकिन एक चीज का हमें बहुत ख्याल रखना है गाइस, जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब हो तब दोनों शब्दों की हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं। जैसे यहां पर बीइंग और एम दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, अब दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है? नोट। जैसे खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। इसी का नेगेटिव बनाएंगे, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, द फूड इज नॉट बीइंग, यानी कि बीइंग के और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया? नोट। द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। ये था गाइस नेगेटिव का एक एग्जांपल। लेकिन अब हम इसको यहीं छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा रूल लिखेंगे। पूरा रूल लिखेंगे जैसे हमने अफर्मेटिव का लिखा है। पहले गाइस अफर्मेटिव नोट कर लीजिए। आइए गाइस अब हम इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव भी हमको क्या देता है? एक रूल देता है। बिल्कुल सिंपल सा वही रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वही सेम एग्जांपल लेंगे, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा है। सिंपल से बना दो, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। एक एग्जांपल और ले लो, खाना हमारे द्वारा नहीं खाया जा रहा है, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय अस।
सिंपल से एग्जांपल लिए गाइस हमने, क्योंकि हमको नेगेटिव समझना था। नेगेटिव अफर्मेटिव का बिल्कुल अपोजिट भाई है, उसमें काम हाँ में होता है, इसमें काम ना में होता है। फर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ नोट बढ़ जाता है इंग्लिश में और हिंदी में नहीं बढ़ जाता है। ये था गाइस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल। गाइस अब हम इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे। तीसरा भाग इसका क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड में जवाब यस या नो में मिल जाता है, राइट। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड। इसका रूल क्या होता है? देखिए गाइस, हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको फर्स्ट रूप में बताया गया है, उसका हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश में वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी दो तरीके से पूछे जाते हैं, जिसका हाना में भी जवाब मिल जाता है और जिसका हाना में जवाब नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा, क्या आप खाना खा रहे हो? आपने कहा यस, पूरा जवाब मिल गया, हाँ खाना खा रहे हो। मैंने कहा आप खाना क्यों खा रहे हो? तब आप कहोगे यस। क्या ये जवाब हुआ? नहीं, आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों का, क्योंकि वहां पर वो सवाल पूछ रहे, रीजन पूछ रहे। तब जिसमें रीजन पूछा जाता है उसको इंटेरोगेटिव सेकंड में रखा गया है और जिसमें रीजन नहीं पूछा जाता उसको इंटेरोगेटिव फर्स्ट में रखा गया है। आइए गाइस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट का रूल हमने लिख लिया, इसका सिंपल सा एग्जांपल लिखेंगे। क्या खाना उनके द्वारा खाया जा रहा है? यहां पर हमने पूछा क्या खाना उनके द्वारा खाया जा रहा है, हिंदी में पूछा। हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, लेकिन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब क्या खाना उनके द्वारा खाया जा रहा है, अब खाना यहां पर एक सिंगुलर फॉर्म में है, तब हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत इससे होगी, इज द फूड बीइंग ईटन बाय देम? क्या खाना उनके द्वारा खाया जा रहा है। अगर ये नेगेटिव होता, क्या खाना उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है, तब आप कैसे बनाते? इज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय देम? क्या खाना उनके द्वारा नहीं खाया जा रहा है। ये था गाइस हमारा इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या पत्र लिखे जा रहे हैं? आर द लेटर्स बीइंग रिटन? क्या पत्र लिखे जा रहे हैं? आर द लेटर्स बीइंग रिटन? ये था गाइस इसका एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी का हम इंटेरोगेटिव सेकंड पढ़ेंगे। आइए गाइस, अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड। ये भी हमको क्या देगा? रूल देगा, लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रीजन मांगते हैं, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, ये रीजन मांगते हैं। ऐसे शब्द जो आपसे रीजन पूछते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। आइए गाइस, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो इंटेरोगेशन मार्क है ना गाइस, ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस को है, इसलिए वाक्य के अंत में ये जरूर आता है। ये था इसका फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर सब्जेक्ट बीइंग बी3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। खाना क्यों खाया जा रहा है हमारे द्वारा?
क्यों खाए जा रहे हैं। यहां पर जो ये क्यों है ना, ये रीजन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई आता है। तब सिंपल से लगा दो, वाई इज द फूड बीइंग ईटन बाय अस। अब देखिए गाइस, यहां पर जो वाई है ना, यहां पर वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब, द फूड यहां पर सब्जेक्ट, बीइंग हेल्पिंग वर्ब का पार्ट, ईटन B3, बाय एस हमारा बाय के साथ ऑब्जेक्ट। ये था गाइस इसका इंटरोगेटिव सेकंड का एक एग्जांपल। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप सिर्फ फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, वही फॉर्मूलाज आप किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर था खाना क्यों खाया जा रहा है। खाने की जगह कोई भी हो सकता था, उसे क्यों सताया जा रहा है, उसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसे क्यों पीटा जा रहा है, कुछ भी हो, फॉर्मूला तो एक ही है ना। हिंदी में कुछ भी हो आप बनाएंगे इसी फॉर्मूले से। आइए आगे एग्जांपल और देखते हैं। उसे क्यों पीटा जा रहा है आपके द्वारा। अब देखिए उस पीटा जा रहा है आपके द्वारा, यहां पर वो रीजन पूछ रहा है। या तो उसने चोरी की होगी, अगर टीचर्स पीट रहे हैं उसने काम पूरा नहीं किया होगा, या उसने कोई गलती की है, पेरेंट्स पीट रहे हैं। तो कोई ना कोई जो सवाल पूछ रहा है उसे क्यों पीटा जा रहा है, वो उसका कोई ना कोई हमदर्द है, वो क्या जानना चाहता है, रीजन जानना चाहता है। और रीजन जानने के लिए ही तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बना है। अब क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई। वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू। उसे क्यों पीटा जा रहा है आपके द्वारा। वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू। देखिए जो बीटन है ना, बीट इसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रूल कह रहा है कि B3 आएगी, इसलिए बीट का क्या हो गया, बीटन हो गया। ये था गाइज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेकंड। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस के कंप्लीट पढ़ लिया है। उम्मीद है गाइज कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की। आज के लिए इतनी काफी है गाइज, थैंक यू सो मच।